नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद है वो डॉक्टर होने के साथ साथ राजनीति में भी हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सारिका वर्मा की। आइए हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे नव समाचार में आपका। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पंजाब में किसकी सरकार बननी जा रही है इस बार? आम आदमी पार्टी की। कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोगों ने चुनाव प्रचार काफ़ी किया है, वहां पर चंडीगढ़ की सीट की बात करूं तो वहां पर आप अपना उम्मीदवार आप लोग नहीं बना पाए, तो इस पे आप कैसे इतनी कॉन्फिडेंट होकर कह रही हैं कि वहां पे आप अपनी सरकार बना लेंगी? देखिए जनता जो है ना वो बिल्कुल मन बना चुकी है। पिछली बार भी 2017 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी पंजाब की और वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। लास्ट 3 दिन में मुझे जो ग्राउंड से रिपोर्ट मिली है कि बीजेपी ने अकालियों ने मिलके कांग्रेस को वोट डलवाई। कांग्रेस वालों को खुद नहीं पता था कि उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन लोगों ने देख लिया है। पिछले 14-15 साल में पहले अकाली और बीजेपी की सरकार रही 14 साल, उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और इन्होंने ज़ीरो काम किया है। पंजाब के किसी भी मुद्दे पे इन्होंने काम नहीं किया है। ये बस अपना टाइम पास कर रहे हैं। और अभी जो नए हमारे चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब बने हैं, उनके आने के 1-1.5 महीने के अंदर ही 10 करोड़ रुपए नकद उनके परिवार वालों के घर से मिला है। तो कांग्रेस करप्शन का एक दूसरा नाम बन चुकी है। कांग्रेस किसी के लिए काम नहीं कर रही है, सिर्फ अपने लिए काम कर रही है। जब भी पावर में आते हैं अपने कॉफर्स भरने शुरू कर देते हैं। और इसके बनाम आप देख लीजिए, दिल्ली में सत्येंद्र जैन के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर, मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी सीबीआई जितनी मर्जी रेड हुई, उनको 2 मफलर के अलावा कुछ नहीं मिला आज तक। अगर आम आदमी पार्टी में कुछ गलत काम किया होता तो ही पकड़ पाते ना, वरना सारी फोर्सेस पूरे इंडिया की लगी हुई है उनके खिलाफ। अब आम आदमी पार्टी जिस तरह पंजाब में काम कर रही है, भगवंत मान जी का इतना बढ़िया वहाँ रिस्पॉन्स है सीएम फेस बनने के बाद, लोगों में इतनी उत्सुकता हो गई है। मुझे लग रहा है कि वो बहुत बेचैनी से वेट कर रहे हैं कि 20 फरवरी का दिन आएगा और झाड़ू पे चुनाव चिन्ह आएगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम, जो भगवंत मान को सीएम का उम्मीदवार बनाया गया है, एक नया चेहरा लाया गया है पंजाब में। नया नहीं है, वो 7 साल से वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट। लेकिन अगर हम बात करें अभी की समकालीन चीज़ों में देखें तो उनको एक नया चेहरा माना जा रहा है, तो कितना सही है ये चुनाव? देखिए, भगवंत मान जी 7 साल से मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। 2014 में भी जब मोदी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी तब भी ही वॉज वन ऑफ द 4 मेंबर पार्लियामेंट्स। 2019 में भी वो मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। तो संगरूर के जो जनता है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने आप से, ये नहीं कि लीडरशिप बताएगी कि हाँ अब ये हमारे कैंडिडेट, उन्होंने लोगों से पूछा कि आप किसको हमारा कैंडिडेट देखना चाहते हैं। 93% लोगों ने, पंजाब की जनता ने फ़ोन कर करके बोला हम मान साहब को देखना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है हमेशा लोगों की बात सुनती है, लोगों के लिए काम करती है, लोगों के मुद्दे उठाती है। तो इसीलिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि इस बार पंजाब के लोग अपने बच्चों के लिए एक बदलाव उम्मीद लाएंगे और इस बार एक मौका केजरीवाल को जरूर देंगे। जैसा कि ये अगर पंजाब में जीतती है आम आदमी पार्टी, तो वो 5 मुद्दे कौन से होंगे जिन पे आप पार्टी काम करेगी? देखिए, हमारे मुद्दे शुरू से मूलभूत सुविधाओं पे रहे हैं। वहाँ पे शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल। आपने वीडियो देखा होगा, मनीष सिसोदिया जी गए, टॉयलेट टूटे हुए थे, क्लासरूम टूटी हुई थी, टीचर्स जॉब मांग रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा। जो टीईटी टीचर्स हैं वो कितने दिनों से स्ट्राइक पे हैं। मतलब मेरे पिछले 7 साल से जब से मैं पंजाब देख रही हूँ, वहाँ पे वो कहीं ना कहीं वाटर टैंक के ऊपर टीचर चढ़े होकर मांग ही कर रहे होते हैं। और पुलिस की बर्बरता, चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, पुलिस अत्याचार जिस तरह से ऐसे करती है, टीचरों को ऐसे पकड़ के राउंड के ले जा रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने कोई क्राइम किया है। वो क्या मांग रहे हैं कि भाई उनके जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके रिज़ल्ट दिए जाएँ, उनको नौकरी दी जाए। तो जिस तरह से पंजाब में शिक्षा का हाल है, शिक्षा हमारा बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। पंजाब के हेल्थ बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। वहाँ पे जो ड्रग्स की समस्या है वो बहुत बड़ा इशू है। और वो पिछले 10-12 साल से पंजाब के जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो बिल्कुल ड्रग्स के शिकत में आ चुके हैं। और जो भी सरकार आती है वो पैसे अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करती है, लोगों को सुविधा देने की कोशिश नहीं करती। तो नशा मुक्ति हमारा बहुत बड़ा एक मुद्दा रहेगा, वो भी स्वास्थ्य ही जुड़ा हुआ है। उसके अलावा बिजली, पानी, हर प्रकार की बेसिक जो सुविधाएं हैं, नौकरियां, जो अरविंद जी ने कहा है कि नौकरियां वापस चालू करेंगे,
जब मैं पंजाब में थी वहाँ पे बता रहे थे कि हर महीने कोई ना कोई बिजनेस जो है बंद होता चला जाता है, और वहाँ के सरकारों ने ऐसा प्रावधान कर रखा है, वहाँ बिजली नहीं मिलती है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते। बिजली बहुत महंगी है और इसकी वजह से ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं पंजाब छोड़ छोड़ के हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर शिफ्ट हो रही हैं। पंजाब में जो है जॉब्स कम हो रहे हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा फोकस रहेगा। जैसे आप एक डॉक्टर हैं, अभी जो सरकार की नई गाइडलाइन आई है, जैसे पिछले सेकेंड वेव पे देखा गया स्टेरॉइड रेमडेसिविर का धड़ल्ले से यूज़ हुआ, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, तो जो नई गाइडलाइंस में सरकार ने कहा जो कोविड मरीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट अब अलग तरीके से किया जाएगा, क्या ये सही है? एक सही डिसीजन लिया गया है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, बहुत सही डिसीजन लिया गया है। काश ये पिछली बार ही गाइडलाइंस आ गई होती तो इतनी जानों का बुरा हाल ना हुआ होता। पिछली बार मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को, क्योंकि एक तो केसेस बहुत ज़्यादा थे, देयर वर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, रोज़ के रोज़ 4 लाख 5 लाख केसेस पॉजिटिव आ रहे थे RT-PCR पे। आई एम श्योर कई ज़्यादा, उससे ज़्यादा होंगे जिन्होंने टेस्ट भी नहीं कराया। तो जब कोविड वेव आता है तो उस टाइम देयर इज़ वेरी, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, चाहे वो जिस मर्जी देश में हो। लेकिन जो लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन किया, जिन्होंने स्टीरॉइड्स लेते रहे, उनकी उस इनडिस्क्रिमिनेट यूजेज की वजह से जो उनकी हेल्थ पे असर पड़ा है, म्यूकोरमाइकोसिस जो हुआ है, ब्लैक फंगस का कहर हुआ है, बहुत ज़्यादा जाने गई हैं, वो इसी वजह से था कि सेल्फ मेडिकेट करते रहे लोग। इस बार लोगों को पता है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, सबको बोला गया है कि आप अपनी मेडिसिन खुद डॉक्टर से बात करके लीजिए। तो इस बार हमें लग रहा है कि ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं पहले से ये कोरोना को लेकर। आई थिंक मिस्टेक्स कर करके इंसान सीखता है। अब तो 2.5 साल हो गया यही देखते हुए, तो अब तो लोग बहुत ज़्यादा डॉक्टर की बात सुनने लगे हैं। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आगे चल के सेल्फ मेडिकेशन पे रोक लगाने के लिए केमिस्ट को भी बोला जाएगा कि एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना दिए जाए। माना जाता है कि आप पर्यावरण से बहुत लगाव रखती हैं, तो जो पॉल्यूशन गुरुग्राम में बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोल्यूशन गुड़गांव की बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। गुड़गांव इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द कंट्री, और पिछले आप आंकड़े देखेंगे तो टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में 10 से 12 शहर हरियाणा में आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक तरफ हरियाणा हैज़ द लोएस्ट फॉरेस्ट कवर, 3.5% फॉरेस्ट कवर है, जबकि पूरे इंडिया में एवरेज 22% है। नेचुरल सी बात है, आप पेड़ काटते चलेंगे तो फिर आपका पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ रोड डस्ट 38% पार्टिकुलेट मैटर 10 की वजह से होता है, और रोड डस्ट को अब्जॉर्ब करने के लिए, क्लीन करने के लिए वैक्यूम ट्रक्स मेरे ख्याल गुड़गांव में 4 हैं, लेकिन पूरे विंटर सिर्फ 1 ट्रक चला है। तो मैं MCG से पूछना चाहती हूँ, एक तो हर वार्ड में 1 ट्रक कम से कम होना चाहिए था और ये 24 घंटे चलना चाहिए था। अगर आपको हमारे सिटीजन्स की हेल्थ के लिए बिल्कुल आप लापरवाह हो चुके हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर साल लोगों की ज़िंदगी एयर पोल्यूशन की वजह से कम होती जा रही है, और मैं देख रही हूँ कि लोगों को इसके बारे में हेडलाइंस के अलावा कोई कुछ ज़मीन पे काम नहीं करना चाहता। एक वेस्ट सेग्रीगेशन देख लीजिए, पीछे देखिए कितना सारा प्लास्टिक है। तो जगह जगह गुड़गांव में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये अलग बात है कि ये गुड़गांव में गार्बेज फ्री सिटी का टैग दे दिया जाता है, लेकिन अगर आप मेरे घर के बाहर भी अगर कूड़ा दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जैसे यहाँ पे रोड की हम बात करेंगे, सेक्टर 31 का ये एरिया है, यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है ये रोड 12 साल से चालू है, लेकिन जो यहाँ पे गाड़ियाँ गुजरती हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोड कच्ची है और आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना होती है। देखिए, सेक्टर 31 रहेजा अटलांटिस के सामने जो रोड है, उसके बारे में हम सिटीजन्स पिछले 10 साल से मांग कर रहे हैं कि इसको एलिवेट किया जाए, क्योंकि जब भी यहाँ बारिश होती है पूरे सेक्टर का ढलान इस तरफ है कि सारा पानी यहाँ आता है, और आप खुद देख चुके हैं कितने ज़्यादा पॉट होल्स हैं। लेकिन जब भी हम कमिश्नर ऑफिस में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, हमें कुछ महीने बाद पता लगता है कि जी ये मास्टर प्लान में नहीं आता। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, अगर एक रोड बन गई है 12 साल पहले, आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से बनी है, अगर आपको लगता है अवैध है तो ये रोड बंद कर दीजिए, इसको पार्क बना दीजिए, गार्डन बना दीजिए, पॉन्ड बना दीजिए। अगर आपको इसको चलाना है तो इसको प्रॉपर तरीके से करिए। वी आर प्लेइंग, हम कितना पैसा दे रहे हैं रोड टैक्स पे,
हम कितना पैसा दे रहे हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट पे, हम कितना हाउस टैक्स दे रहे हैं। अगर 1200 घरों को एक प्रॉपर रोड नहीं मिल सकती जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए, यहाँ जब बारिश होती है तो हम वाटर लॉग हो जाते हैं, बिल्कुल ट्रैप हो जाते हैं, बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकते। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में काम करना चाहिए। और हमारे जो काउंसलर्स हैं, यहाँ की काउंसलर से भी हम मिल के आए थे तो कुछ काम हुआ नहीं है। तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप बस कुर्सी लेने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं या लोगों के काम करने के लिए करते हैं? तो ये थी सारिका वर्मा, डॉक्टर सारिका वर्मा। जैसा कि इन्होंने कहा कि इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है और मुद्दे होंगे वही बुनियादी मुद्दे पर पूरी तरीके से काम करेंगे। और अगर पर्यावरण की बात करें तो गुरुग्राम में पर्यावरण और प्रदूषण की जो बढ़ रहा है वो एक खतरनाक स्तर पे जा रहा है। तो देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय।